वेलकम बैक टू शारदा क्लासेस एंड कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इकोलॉजी और उसमें हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही एक सब टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट किया था इकोलॉजिकल ऑर्डर जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज उसी की ही इंट्रोडक्शन और उसी को थोड़ा सा रिव्यू लेते ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले जब भी हम इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो उसमें इकोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहली जो इकोलॉजी की यूनिट होती है दैट इज एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने कल इसे माना था कि ये एक ए है और फिर हमने कहा कि अब फर्दर जब हमने इसमें कंटिन्यू किया कि ये ए जो ऑर्गेनिज्म था हमने कल डिस्कस किया था कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर हो सकता है, इसका साइज स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कहा कि जब अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें और उस पर्टिकुलर एरिया में जब एक ही तरह के सिमिलर स्पीशीज जब अपनी आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो तब हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। और फिर हमने कहा कि जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जगह पर अलग अलग स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करने लगे तो हम उस स्पीशीज को क्या बोलेंगे? हम उसे कम्युनिटी बोलेंगे। हम इसको कल डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये ए बी सी डी जो डिफरेंट स्पीशीज हैं दैट मे बी वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो वैसे तो तीनों ही कंसीडर की जाएंगी अगर हमें एक नॉर्मल कम्युनिटी बोली जाए, ठीक है। बट अगर हमें यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाए कि ये प्लांट है तो हम उसे प्लांट कम्युनिटी बोलने लगे थे। जब हमें ये बताया गया कि एक एनिमल है तो हमने उसे एनिमल कम्युनिटी बोलना स्टार्ट कर दिया। जब हमने उसने बताया कि डिफरेंट स्पीशीज माइक्रोब से बिलोंग करती हैं तो हमने उसे माइक्रोबियल कम्युनिटी बोलना स्टार्ट कर दिया। अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने कहा कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सारे के सारे सिर्फ लिविंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। जब हम इस लिविंग फैक्टर की इंटरेक्शन एबायोटिक फैक्टर्स में करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसे इकोसिस्टम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जब बात की ऑर्गेनिज्म भी एक लिविंग था, जब हमने पॉपुलेशन की बात की तब भी हम एक लिविंग की बात कर रहे थे। जब हमने कम्युनिटी की बात की वहां पे हम लिविंग की बात कर रहे थे जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज आ गई थी। बट जब हम इन लिविंग कंपोनेंट की इंटरेक्शन किसी अबायोटिक फैक्टर्स के साथ पढ़ेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे इकोसिस्टम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है तो वहां पर लिविंग स्पीशीज जो हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। हम कह भी सकते हैं कि अगर कहीं पर लाइट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो एनिमल्स प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे और एनिमल भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि अगर लाइट अबायोटिक फैक्टर वहां ना होता तो ये सारी चीजें इन सब चीजों का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। तो इट मीन्स कि अगर एक कम्युनिटी को सर्वाइव करवाना है तो उसके लिए एक इकोसिस्टम या फिर हम ये कहें कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में हम बायोटिक और इंटरेक्शन पढ़ेंगे किसकी? अबायोटिक। कल हमने इस इकोसिस्टम का एक एग्जांपल भी लिया था। हमने डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास एक पोन्ड इकोसिस्टम है। अब इस पोन्ड इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कहा कि इसके अंदर प्लांट्स भी हो सकते हैं, इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, इसमें माइक्रोब भी हो सकते हैं। अबायोटिक फैक्टर में हमने कहा कि लाइट भी होगी, टेम्परेचर भी होगा, सॉइल भी होगी, वाटर भी होगा और एयर भी होगा। क्लियर? तो ये सारी ही चीजें थी। फिर हमने इसी को ही अगर हम इसके सिर्फ इनके यहाँ पर सिर्फ इस बायोटिक फैक्टर की बात करें तो हम इसे पोन्ड कम्युनिटी बोलेंगे। अगर हम इसके सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे पोन्ड कम्युनिटी बोलेंगे। बट जब हम इन बायोटिक फैक्टर की इंटरेक्शन अबायोटिक के साथ पढ़ते हैं तो हम इसे पोन्ड इकोसिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ से हमें दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि कम्युनिटी और इकोसिस्टम क्या है। पोन्ड कम्युनिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं और वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। बट जब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की
इंटरेक्शन हम अबायोटिक फैक्टर्स के साथ देखेंगे तो हम उसे पोन्ड इकोसिस्टम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। चलो अब इस इकोसिस्टम की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। कल हमने इकोटोन भी पढ़ लिया था इससे रिलेट करके, अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि अब ये जो हमारा इकोसिस्टम होता है, अगर हम उसके साइज की बात करें तो ये इकोसिस्टम का साइज जो है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। अब इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम सिंपली कितना स्मॉल हो सकता है, सी कितना स्मॉल हो सकता है की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कैन बी एज स्मॉल एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर। क्यों हमने ये क्यों कहा कि वो एक पानी के ड्रॉप के जितना छोटा है? क्यों? क्योंकि अगर हम एक पानी की ड्रॉप को भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें पानी के साथ साथ कुछ माइक्रोब वहां पर अवेलेबल होंगे। अब ये बायोटिक फैक्टर हो गया, ये बायोटिक फैक्टर हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से सर्वाइव करेंगे। इट मींस इट इज अ इकोसिस्टम। ये भी एक इकोसिस्टम की तरह काम कर रही है। हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक इकोसिस्टम के लिए कोई भी एक बायोटिक और एक अबायोटिक फैक्टर होना जरूरी है, बाकी और कुछ भी जरूरी नहीं है। इकोसिस्टम मतलब कि वहां पर बायोटिक और अबायोटिक की इंटरेक्शन, चाहे वो एक हो या मल्टीपल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने फाइनली क्या कह दिया कि वो इतना स्मॉल भी हो सकता है कि वो पानी की एक ड्रॉप जितना हो, बट वो इतना लार्ज भी हो सकता है कि एक जो लार्जेस्ट, जब हम लार्ज की बात करते हैं तो हम एरिया डिफाइन नहीं कर पाते। तो हमने फाइनली ये कहा कि जब एक सिस्टम लार्ज हो जाएगा तो तब हम उस इकोसिस्टम को हम एक टर्म दे देते हैं, दैट टर्म इज बायोम। हमने उसे बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या है, ये एक बायोम है। अगर हम बायोम के बारे में देखें तो हम बायोम को कहते हैं इट इज द सिंगल लार्ज इकोसिस्टम। इसके अंदर हम बायोम को ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम नहीं बोलेंगे, इट इज द सिंगल लार्ज इकोसिस्टम। ये एक ही इकोसिस्टम है बट इसका एरिया इतना ज्यादा है कि हम इसे बायोम बोल रहे हैं, हम उसे इकोसिस्टम नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ। क्वेश्चन क्या अराइज हुआ? क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक बायोम की बाउंड्रीज क्या है, हम उसकी बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हमने कहा कि सपोज ये एक पर्टिकुलर एरिया है, क्लियर? हमने क्या कह दिया कि एक पर्टिकुलर, क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि सिंपली जब भी एक बायोम की बात करते हैं हम कहते हैं कि बायोम में है माइनर वेरिएशंस, बट इकोसिस्टम डज नॉट। इकोसिस्टम में नहीं होंगे वो वेरिएशन, बट बायोम में होंगे वो वेरिएशन। कैसे? हम उसी चीज को अब डिस्कस यहाँ पे करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है। अब इस एरिया का हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एरिया है इसको एक बायोम हम कैसे बोलेंगे? हमें पता है एक इकोसिस्टम में क्या है, कल हमने डिस्कस किया था, इकोसिस्टम हैज स्पेसिफिक बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये हमने कल डिस्कस किया था कि एक इकोसिस्टम के कुछ स्पेसिफिक बायोटिक और कुछ स्पेसिफिक अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर जहां पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे इकोसिस्टम में सब जगह पर जो स्पीशीज होंगे वो सेम तरह के होंगे, सब जगह पर जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है वो सिमिलर होंगे। अब हमने ये गेस कर लिया कि सपोज ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। क्या है ये? एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसमें हमने देखा कि इस बाउंड्री पे दो तरह की स्पीशीज सर्वाइव कर रही हैं। एक हमने बोला जिसका नाम है होपिया और दूसरा है डायप्टेरोकार्पस। क्लियर? तो ये दो तरह की स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर रही है। हमने कहा इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे भी वही दोनों सर्वाइव कर रही हैं। अगर यहाँ पर दोनों जगह पर सेम स्पीशीज सर्वाइव कर रही हैं, इट मींस यहाँ की लाइट, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की सॉइल कंडीशन, या फिर हम ये कहें कि यहाँ के एबायोटिक फैक्टर्स भी इस दोनों एरिया के सेम होंगे। इट मींस ये कंप्लीट एक ही सिस्टम है। बट अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो इस पूरे सिस्टम में सपोज ये इकोसिस्टम में यहाँ पर बीच में कहीं पे एक रिवर है, या फिर हम ये कहें कि इसके बीच में कहीं पे एक पोंड आ गया, तो ये जो रिवर है या फिर ये जो पोंड है
दे एक्ट एज सम माइनर वेरिएशन, ये इसकी वेरिएशन की तरह काम कर रहे हैं। अदरवाइज इस पूरे एरिया में हर जगह पर सेम स्पीशीज है, हर जगह पे स्पीशीज सेम है, तो इट मीन्स वहाँ की वेदर कंडीशन, वहाँ पे लाइट, वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ की सॉइल, ये सारी चीजें भी सिमिलर हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो बायोम होता है उसकी बाउंड्रीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम उसकी बाउंड्रीज को उसकी टाइप ऑफ स्पीशीज, उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और आगे चले तो हमें पता चलेगा कि अब ये जो बायोम है, जब हम इस पूरे बायोम को, इसके बाद एक और डाइवर्स टर्म आती है हमारे पास बायोम के बाद, जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। टर्म इज बायोस्फीयर। अब ये जो बायोस्फीयर टर्म है वो ये कहते हैं कि इट इज अ कंप्लीट अर्थ। बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? कंप्लीट अर्थ को। क्यों? क्योंकि अगर हम बायोस्फीयर के बारे में देखें तो बायोस्फीयर क्या है? वो पूरा एरिया, टोटल होल इकोसिस्टम, या फिर कहूँ जिसमें हमारे बायोम्स भी आ जाएंगे। बायोम भी क्या है? इकोसिस्टम है। तो इसलिए टोटल जितना भी हमारे इकोसिस्टम है, बायोम्स है, उन सब का समूह क्या है? दैट इज द बायोस्फीयर। क्लियर? तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमारे बायोम्स भी इंक्लूडेड है, हमारे इकोसिस्टम भी इंक्लूडेड है, इसमें हमारे ये सारे सिस्टम्स इंक्लूडेड है, टोटल स्पीशीज इंक्लूडेड है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इट इज बायोस्फीयर। अब इसी को ही फर्दर हम थोड़ा सा देखें तो अब यहाँ पर हमारे पास एक कंक्लूजन ये आया कि अब हमें एक क्वेश्चन आया हमारे पास, कहते हैं कि इज बायोस्फीयर अ इकोसिस्टम? इज बायोस्फीयर अ इकोसिस्टम? क्या बायोस्फीयर एक इकोसिस्टम है? क्या बता सकते हो इसके बारे में? यस, बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है। क्यों? आप सिंपली देखिए, बायोस्फीयर में क्या है, हमने कहा कि एक इकोसिस्टम में दो चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक बायोटिक फैक्टर होने चाहिए और दूसरे अबायोटिक फैक्टर होने चाहिए। यस, हमारे बायोस्फीयर में बायोटिक फैक्टर्स हैं, वहां पर भी प्लांट्स हैं, वहां पे भी एनिमल्स हैं, वहां पे भी माइक्रोब्स हैं। अबायोटिक फैक्टर की बात करें तो वहां पे भी लाइट है, वहां पे भी टेम्परेचर है, वहां पे भी सॉइल है, वहां पे भी वाटर है और वहां पर भी एयर है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, बट हम क्या कहेंगे? यस, इट इज अ इकोसिस्टम, बट इट्स साइज इज लार्ज। इसका साइज क्या है? लार्ज है। क्लियर? हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा जो बायोस्फीयर है वो भी एक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी बायोटिक कंपोनेंट है, इसके पास भी अबायोटिक कंपोनेंट है, ये भी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये भी एक इकोसिस्टम है, बट इसका जो साइज है वो एक नॉर्मल इकोसिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लियर है यहाँ पे एक बात? अब हम यहाँ पर एक और टर्म को इंक्लूड करते हैं। हमारे पास एक टर्म आती है, टर्म कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है, जब उसका साइज बड़ा हो गया तो हमने बायोम बोलना स्टार्ट कर दिया। बट अगर मैं ये चीज बोलूं कि इकोसिस्टम के से भी रिलेटेड एक और टर्म आती है हमारे पास, जिसको बोलते हैं लैंडस्केप। टर्म क्या है हमारे पास? टर्म इज लैंडस्केप। अब लैंडस्केप क्या होती है? अगर हम लैंडस्केप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। क्या है ये? इट इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का एक ऐसा ग्रुप है विच इज सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज, जिसकी अपनी कुछ नेचुरल बाउंड्रीज हैं। बट क्वेश्चन ये कि हमें कैसे पता कौन सी बाउंड्रीज? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सपोज मेरे पास ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो टोटली कवर्ड है कुछ माउंटेन्स, सब जगह पर कुछ माउंटेन्स। क्लियर? अब बीच में यहाँ पर माउंटेन्स के बीच में यहाँ पे कुछ लेक है, यहाँ कुछ ग्रासलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट है, इसके ट्रीज आ गए, कि अलग अलग तरह के इकोसिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ लैंडस्केप, ये एक लैंडस्केप। बट अब कुछ कहेंगे यहाँ पर कि ये जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं ये भी तो एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। क्लियर? तो बाउंड्री क्या है यहाँ पर, बाउंड्री का मतलब ही है कि एक ऐसा इकोसिस्टम जो एक ऐसा इकोसिस्टम जो उसके एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके एक साइड पर कुछ और एनवायरनमेंट है और दूसरी साइड पर कुछ और, तो वो क्या है, एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है। तो इट मींस यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो यहाँ पर एक बाउंड्री की तरह काम कर रहे हैं और उसके अंदर जितने भी इकोसिस्टम है वो एक लैंडस्केप में इंक्लूडेड है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम इसको रिलेट कर रहे थे, किससे रिलेट कर रहे थे हम, बायोम से। अगर हम दोनों का कंपैरिजन देखें तो बायोम और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस होता है, हम देखते हैं कि एक बायोम और एक लैंडस्केप में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं हम इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम देखें तो लैंडस्केप में क्योंकि बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। बायोम सिर्फ एक ही इकोसिस्टम है बट वो लार्ज है, तो बट स्पीशीज तो लिमिटेड है, इसलिए क्या है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो दूसरा डिफरेंस आता है साइज। साइज में क्या होगा, लैंडस्केप का एरिया कम हो सकता है, क्यों, क्योंकि बायोम का साइज ज्यादा होगा। क्यों? अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने कहा कि ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, हमने ये नहीं कहा कि इसके अंदर लार्ज इकोसिस्टम इंक्लूड हो रहा है। अगर लार्ज इकोसिस्टम होगा तो वो बायोम इंक्लूड हो जाएगा। हमने सिर्फ इकोसिस्टम की बात की और इकोसिस्टम का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू बायोम, तो इसलिए इसका ओवरऑल साइज छोटा होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लैंडस्केप को कभी भी इस तरह से नहीं लिख रहे। अब हमने जो लिखा है वो कैसे लिखा, हमने लिखा कि इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है बायोम और उसमें से निकल रहा है यहाँ पर लैंडस्केप। हम लिखने को अगर हमने इसको ऑर्डर में इस तरह से नहीं लिखा कि पहले इकोसिस्टम है, अगर हम साइज के बेसिस पर देखें तो इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था, बट दिस ऑर्डर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये भी एक इकोसिस्टम है, ये भी एक इकोसिस्टम है और ये ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है। तो जब भी हमने इसीलिए, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट टर्म है जो हमारे ऑर्डर में इंक्लूडेड नहीं है, तो लैंडस्केप हमारे इकोलॉजिकल ऑर्डर में इंक्लूडेड नहीं है बट इट इज रिलेटेड टू दिस इकोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसीलिए हम इसको इसके अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर इसके यूनिट की बात करें तो लैंडस्केप की यूनिट क्या होती है, इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, इट्स बेसिक यूनिट इज इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि ये लैंडस्केप किससे बना है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। अगर ये इकोसिस्टम का एक ग्रुप है तो फाइनली इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, इसकी बेसिक यूनिट भी इकोसिस्टम होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नोट करना है तो आप लोग पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन में बढ़ते हैं, तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। समराइज करें तो इकोलॉजी का ऑर्डर क्या है, इसका इकोलॉजी की बेसिक यूनिट है हमारी ऑर्गेनिज्म, और जब ये सिमिलर तरह के ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसे पॉपुलेशन बोलेंगे, और जब डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो कम्युनिटी हो जाएंगी, और जब वो कम्युनिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक फैक्टर्स अबायोटिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसे इकोसिस्टम बोलेंगे। अब इकोसिस्टम स्मॉल और लार्ज दोनों हो सकते हैं, जब उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसे बायोम बोलेंगे, और ये बायोम और इकोसिस्टम सबको अगर मिला दे तो हमारा बायोस्फीयर बन जाएगा। एंड फाइनली एक टर्म हमने पढ़ी लैंडस्केप। लैंडस्केप का हमने पढ़ा कि एक ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, और ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम जिसकी बाउंड्रीज नेचुरल हो, और नेचुरल बाउंड्रीज कैसी हो, नेचुरल बाउंड्रीज की फॉर्म में भी कोई ना कोई इकोसिस्टम ही होगा। तो नेचुरल बाउंड्री क्या है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो एक एटमॉस्फेयर को, एक एनवायरनमेंट को दूसरे एनवायरनमेंट से डिफरेंट कर रहा है, जहाँ पे एक तरह की स्पीशीज है और दूसरी तरह की स्पीशीज से डिफरेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक लैंडस्केप बन गया था। अब हम पढ़ते हैं इकोलॉजी, क्योंकि हम कल पढ़ रहे थे, तो इकोलॉजी की कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर हम ब्रांचेस देखें तो देयर आर टू बेसिक ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी।
कौन कौन सी दो ब्रांचेस हैं? पहली ब्रांच आई हमारे पास ऑटो इकोलॉजी। पहली क्या है? ऑटो इकोलॉजी। और सेकंड हमारे पास आई सिन इकोलॉजी। सेकंड क्या है? सिन इकोलॉजी। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ऑटो इकोलॉजी में क्या है? ऑटो इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑटो इकोलॉजी में हम सिंगल इंडिविजुअल को इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड कर रहे हैं? सिंगल इंडिविजुअल को, या फिर हम एक सिंगल स्पीशीज की बात करें। क्लियर? कि जब एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर सिंगल स्पीशीज एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करे तो उसे ऑटो इकोलॉजी बोला जाता है। बट जब यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ स्पीशीज की बात करें, किसकी बात करें? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जब आपस में जब ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्ट करेंगी एनवायरनमेंट से तो उसे हम क्या बोलेंगे? इट इज सिन इकोलॉजी। तो बेसिक सा डिफरेंस है, जब एक इंडिविजुअल या एक स्पीशीज इंटरैक्ट करेगी तो ऑटो इकोलॉजी, जब डिफरेंट स्पीशीज या फिर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंक्लूड करेंगी तो सिन इकोलॉजी। अब इसका अगर हम बेसिक सा एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन। अगर हमने सिंपली एक ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं तो वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग एक हमारा एनवायरनमेंट का अबायोटिक फैक्टर है और उसको सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन या एक ह्यूमन की स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो वो ऑटो इकोलॉजी है। बट जब मैं इफेक्ट की बात करूं ग्लोबल वार्मिंग के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, मैंने कहा कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमने क्या बोल दिया? दिस सिलिकॉन। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इज दिस इज ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं और ह्यूमंस में सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज आएंगे, हम वहां पर डिफरेंट स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसी की ही कुछ बात करें तो ऑटो इकोलॉजी को ही हमने कुछ डिफरेंट नेम्स दिए हैं। हम ऑटो इकोलॉजी में, क्योंकि हम एक सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं स्पीशीज इकोलॉजी। क्या कहते हैं हम इसे? स्पीशीज इकोलॉजी। क्यों बोला? क्योंकि एक ही स्पीशीज की बात कर रहे हैं। क्लियर? या फिर क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किया है तो इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोलेंगे? इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल बोलना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें कि इस ऑटो इकोलॉजी की यूनिट क्या होगी, इसके अंदर यूनिट जो होगी हमारी इकोलॉजी की वो होगी स्पीशीज। क्लियर? और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट होगी वो होगी कम्युनिटी। क्लियर? तो ये थी हमारी कुछ ब्रांचेस। ब्रांचेस में हमने क्या पढ़ा कि दो ब्रांचेस होंगी हमारी इकोलॉजी की, ऑटो इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में हम सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल स्पीशीज की बात करेंगे और वो जब एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करेगी तो उसे ऑटो इकोलॉजी बोला गया। जब हमने ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज की बात की तो उसे सिन इकोलॉजी बोला गया। अब इसका हमने एग्जांपल पढ़ा, फिर हमने कहा क्योंकि इसके अंदर सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल स्पीशीज इंक्लूडेड है तो हमने कहा इसको स्पीशीज इकोलॉजी और इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल भी बोला जा सकता है। अब इसी की ही फर्दर बात करें तो ये तो थी हमारी कुछ इंट्रोडक्शन जो कि किससे रिलेट कर रही थी? इकोलॉजी से। अगर हम इससे थोड़ा सा डिफरेंट बात करें तो हमारी कुछ ऐसी टर्म्स हैं इसके अंदर इंक्लूडेड जो कि डायरेक्ट हमें लर्न करनी है इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम डायरेक्ट इसमें से लर्न कर सकते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर हम उसकी बात करें तो उसके बारे में देखें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल डायरेक्ट रहेंगे हमारे, जैसे कि हम सिंपली बात करें, हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट हमें क्या चीज लर्न करनी है अभी तक के चैप्टर्स में? सबसे पहले कि ये टर्म इकोलॉजी किसने दी, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये टर्म दी इकोलॉजी की। फिर हम बात करेंगे कि ये फादर कौन है इकोलॉजी का, क्योंकि हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सब चीजें इकोलॉजी के बारे में ही पढ़ी जाएंगी। फिर हम पढ़ेंगे कि इंडियन फादर कौन है इसका, इंडिया में इकोलॉजी को किसने डिस्कवर किया था।
क्लियर। अगर हम इन तीन चीजों की पहले बात करें तो सबसे पहले टर्म इकोलॉजी इज गिवन बाय साइंटिस्ट हैकेल, एंड देन फादर ऑफ इकोलॉजी इज रीटर, इट इज रीटर, REITER, इट इज रीटर। इंडियन फादर, इंडिया में किसने डिस्कवर किया? इट इज प्रोफेसर RD मिश्रा। आज ये साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट थे तभी हम आज इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम आज इकोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे। इसके अलावा कुछ बेसिक सी चीजें देखें तो हमने इसमें पढ़ा बेसिक यूनिट। किस चीज की बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं? ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। उसके बाद हमने पढ़ी स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। उसके बाद हमने कुछ बेसिक सी चढ़ी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर। जो हमने अभी तक पढ़े हैं उसके कुछ डायरेक्ट लर्निंग्स थे। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा जब भी हम एक नॉर्मल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो नॉर्मल इकोसिस्टम, नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक, चलिए ये चीज हम छोड़ सकते हैं, दैट कैन बी नेगलेक्टेड, तो हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर हम इन तीनों के आंसर्स करें, इन तीनों के आंसर्स एक ही होंगे, दैट इज योर ऑर्गेनिजम्स। क्या है? इन तीनों का एक ही आंसर है, ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट इकोलॉजिकल स्टडी की, क्योंकि हम इकोलॉजी में स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल भी हो सकता है, वो मल्टी सेल भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट लिविंग, क्योंकि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मानते हैं, तो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर, इकोलॉजिकल ऑर्डर का स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज आल्सो ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है या फिर भी कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।